25 जूनियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप जो है हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराइए। तो बच्चों आपके लिए आ गया हूं मैं हिंदी का लेकर के, राइट। तो आपको इस चैनल पे इंग्लिश का तो सेपरेट लेक्चर्स है ही बच्चों, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, रीजनिंग का, राइट। तो आप लोगों के लिए हिंदी का भी वीडियो जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक डिलीवर हो, क्योंकि पेपर जो है ना बच्चों आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है। तो आप जो कंफर्टेबल हो, आप जिनमें अच्छे से समझ पा रहे हो, इंग्लिश में आप अगर अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हो, हिंदी में आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो हिंदी में कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, राइट। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं आपके लिए आ गया हूं बच्चों साइंस का क्वेश्चन हिंदी में लेकर के, राइट। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है और फटाफट बच्चों आप जो है फटाफट अपना पेन निकालिए और मेरे साथ साथ आप खुद भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और अपना आंसर चेक कीजिए कि आपका कितने करेक्ट होता है, और लास्ट में आप काउंट करके बताना भी मुझे कि आपके कितने मार्क्स आए, राइट। तो टोटल जो आज हम साइंस के 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आपके आएंगे या इसके जैसे आएंगे, राइट। तो आप इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और खुद भी चेक कीजिए कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहे एक नैनो सेकेंड्स का सेकेंड्स भाग होता है 1 लाखवां, 10 लाखवां, 1 अरब या 10 अरब। फटाफट बच्चों कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो मुझे, क्या होगा इसका। एक कह रहा है कि एक नैनो सेकेंड्स का कितना बड़ा भाग होता है, तो आपको पता है नैनोमीटर क्या होता है, 10 टू द पावर 9 मीटर होता है ना। तो हमें कह रहे हैं कि 1 सेकेंड्स का कौन सा भाग होगा, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों सी होगा। अगर आपने सी दिया है तो करेक्ट आंसर, राइट। तो ये क्या हुआ, 1 अरबवां भाग होता है, 1 सेकेंड का 1 अरबवां भाग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है। यानी एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट चलता है। इस पश्चात वो 80 किलोमीटर की स्पीड से 30 मिनट चलती है। तो हमें पूछ रहा है बताओ कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, यानी कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा। तो देखो बच्चों इसको तो पहले सॉल्व करोगे तब जाकर के इसका आंसर बनेगा। तो देखो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ है, चाल जो है आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है, और जो समय है बच्चों समय कितना दिया हुआ है आपको, समय जो है वो 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, फर्स्ट केस में। अच्छा केस सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड केस में क्या है, चाल कितना दिया हुआ है आपको, चाल जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है, और जो समय है बच्चों को कितना दे रखा है आपको, 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहां हम दूरी निकाल लेंगे, इसका दूरी केस फर्स्ट का और केस सेकंड का दोनों का दूरी निकाल लेंगे, दोनों का दूरी को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने क्या होगा समय, क्या होगा दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है 60 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर्स, और टाइम कितना है 15 मिनट है। तो देखो यहाँ पे आवर में है तो यहाँ पे भी हमें आवर में करना पड़ेगा, तो 15 मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, तो क्या होगा 15/60 आ जाएगा, ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। तो देखो ये आवर से ये आवर कैंसिल हो जाएगा, ये 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर आ गया। यानी जो पहली केस की दूरी है वो 15 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर जो है वो 15 किलोमीटर वो चला है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, इस केस में दूरी बराबर क्या होगा बच्चों, चाल गुने क्या होगा समय होगा जी, ठीक है। तो चाल कितना है 80 किलोमीटर पर आवर्स है, 30 मिनट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट्स, और ये मिनट्स है तो इसको आवर में चेंज करना होगा,
यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे आवर्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये आवर से आवर कैंसिल्स, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2, इसे इसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा 40, यानी ये क्या हो गया 40 किलोमीटर। तो देखो पहले केस में क्या 15 किलोमीटर हो गया और दूसरी केस में क्या 40 है, तो कुल दूरी, तो क्या करो बच्चों कुल दूरी निकाल दो। कुल दूरी क्या होगा 15 प्लस 40 क्या होगा 55, 55 किलोमीटर आ जाएगा, राइट। तो क्या होगा 55 किलोमीटर, ऑप्शन में है, यस है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आपको दे देंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसे आपको सॉल्व भी करना होगा, उसके लिए फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये फॉर्मूले तो पक्का आप 100% लिख लो। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको फिजिक्स का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो कह रहा है दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दर्पण क्या होते हैं। देखो दर्पण आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है ना। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा इमेज बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा इमेज बनता है। तो ऑप्शन में देखो अवतल है, यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा इमेज बनता है, बराबर बनता है, छोटा भी बनता है, इसमें अलग अलग टाइप्स के इमेजेस बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है कि द्रव बर्तन की दीवार पर समान गहराई पर दाग लगते हैं। तो देखो अगर मान लो कोई बर्तन है और इस पे जो दीवार है, इस पे जो द्रव होगा तो क्या होगा समान ही तो लगेगा, जितना उस पे लगेगा जितना उस पे, तो समान हो जाए। अगर इन क्वेश्चनों का आप आंसर दे रहे हैं, आप देखो बच्चों आप इन क्वेश्चन का एक बार आंसर जरूर करो, है ना, कि ए आ रहा है, आपको क्या लग रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से पहले ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूं ना आपको, आपका आंसर भी साथ के साथ चेक हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो आप क्वेश्चन को पहले जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उनको अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। आंसर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पता तो चल जाएगा कि क्वेश्चन आप कर सकते थे, आपने किया है ना। तो ऐसे आप प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। यानी दो वस्तु कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अब इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है, इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करता है ना, तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। दोनों बल के जोड़ बराबर होंगे या दोनों बलों के अंतर के बराबर होंगे, या होगा, है ना, दोनों बलों के अंतर के बराबर होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोनों बल के अंतर के जो है वो क्या होगा बराबर होगा या दोनों बलों के अंतर के बराबर होंगे, इनमें से क्या आपको लग रहा है। ए बी सी कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा बच्चों। तो इसका क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बी दिया है तो करेक्ट, तो आप इनको पता भी चल जाएगा कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं, कितने आपके अच्छे से तैयारी चल रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, जब कांच की छत को रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं तो, जब कांच का रॉड जो होता है यानी उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अवर्जित कर लेते हैं या छड़ आवेशित तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, यानी धनावेशित और ऋणावेशित। कपड़ा जो है वो धनावेशित हो जाता है और यहाँ पे कह रहे हैं कि छड़ जो है वो धनावेशित और कपड़ा ऋणावेशित। छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित हो जाता है, छड़ जो है वो ऋण आवेशित, कपड़ा क्या होगा धनावेशित। तो इन चारों में से क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है बच्चों। जब छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, यानी छड़ पे क्या होगा, छड़ पे धनावेशित हो जाएगा और कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बी आंसर किया है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो इसका मतलब आपको कनेक्ट कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे।
अब देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, आपको पूछे भी जा सकते हैं। क्या? भूकंप की शक्ति के परिमाण को व्यक्त करने का पैमाना क्या है? यानी जो भूकंप होता है, जो अर्थक्वेक आता है, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र की यूज करते हैं? वो इनमें से डेसिबल, न्यूटन, रिएक्टर या हर्ट्ज क्या है बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताओ इसका जो आंसर होगा बच्चों रिएक्टर होता है। क्या होता है? रिएक्टर होता है जो भूकंप की शक्ति यानी कितनी भूकंप हुआ, कितनी उनकी तीव्रता हुई, वो वॉल्यूम जो है किससे मेजर किया जाता है? रिएक्टर से मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको पता है ये क्या होता है हमारा समतल दर्पण, तो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है ना, तो ये कंडीशन होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल देखो लॉज पे दे रखा है। प्रकाश के नियम होते हैं दो, एक होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और दूसरा क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम आपने पढ़ रखे होंगे, है ना। चलो सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है, ये तो आपको पता है। तो देखो वास्तविक वाला तो पार्ट खत्म। अब इन दोनों में से कोई आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है? आभासी बनता है ना। तो ये तो वास्तविक है, ये तो पहले ही खत्म। अब इन दोनों में देखो आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, तो ये तो गलत है। आभासी यानी बी ही होगा, आभासी होगा दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। जितने दूरी पे आप अपना इमेज रखोगे समतल दर्पण में उतनी आपकी छोटी इमेजेस बनेगी, जितने नजदीक जाओगे उतनी इमेजेस बनेंगे, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बी ऑप्शन किया तो करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कह रहे कौन निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? यानी सौर मंडल का सदस्य नहीं है। क्या? क्षुद्रांत ग्रह है, उपग्रह है, तारामंडल है या धूमकेतु है? क्या होगा बच्चों आंसर? फटाफट कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर क्या होगा? तारामंडल होगा। क्या होगा? तारामंडल जो है वो सौर परिवार का यानी सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, ये अलग है, सेपरेट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तारामंडल, है ना। अगर आपको कहते हैं सदस्य है तो ये तीनों होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो ये तो क्वेश्चन में पूछ रहे सदस्य नहीं है, तो तारामंडल है जो सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं डॉक्टरी थर्मामीटर्स के तापमान क्या होता है? डॉक्टरी जो थर्मामीटर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ़ारेनहाइट स्केल्स भी होते हैं, डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट का भी होता है, तो तक की मापा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस में कहां से कहां मापा जाता है? 32 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस से, या 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस। किसके कहां से कहां मेजर किया जाता है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? बी। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है डॉक्टर का जो मेजरमेंट होती है, वो जो फीवर को मेजर करते हैं वो ये रहता है, राइट। 35 डिग्री सेल्सियस से 42, क्योंकि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस ही है। जैसे फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.15 होता है और डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का, मानव का सामान्य ताप कितने होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 35, है ना। चलो तो 35 ये हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, चुंबकीय सुई, जो मैग्नेट का जो सुई होता है ना, कह रहा है सुई हमेशा डैश दिशा की ओर संकेत करती है। तो आपके पास है उत्तर दक्षिण की दिशा में करती है, पूर्व पश्चिम की दिशा में करती है, उत्तर पूर्व की दिशा में करती है, दक्षिण पश्चिम के होते हैं। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? तो इसका आंसर ए होगा। उत्तर दक्षिण के दिशा में हमेशा जो है चुंबकीय का जो सुई है ना वो इंडिकेट करता है। कहां? उत्तरीय उत्तर दक्षिण, है ना। ये क्या होगा? उत्तर दक्षिण में क्या होता है? सुई की दिशा जो वो हमेशा संकेत करती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, ऐसे विलयन जो
लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परावर्तित नहीं करती है उन्हें कहते हैं अम्लीय विलयन कहते हैं, या क्षारीय विलयन कहते हैं, या उदासीन कहते हैं, या दोनों अम्लीय व क्षारीय विलयन होगा। क्या होगा बच्चों, फटाफट कमेंट में इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा बच्चों, उदासीन विलयन है जो क्या कह रहे हैं, लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करता है उन्हें। जब उदासीन है तो वो तो करेगा ही नहीं, किसी को नहीं करेगा, न्यूट्रल है ना जी, तो न्यूट्रल है तो किसी के उसका मतलब ही नहीं है, है ना। न्यूट्रल नहीं होता तब तो मतलब होता है ना एक दूसरे से, लेकिन ये न्यूट्रल है तो किसी से मतलब रखेगा ही नहीं, तो ये उदासीन विलयन होगा जो इन सब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो कह रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, राइट। सिरका जो है बच्चों इसका रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, या फिर लैक्टिक अम्ल है। इनमें से क्या है, आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आपको ए लग रहा है तो ए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है तो सी, जो लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइए, राइट, कि क्या होगा। यानी आप देखो बच्चों सिरका का जो रासायनिक नाम है ना वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल होगा, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने ए आंसर दिया है तो करेक्ट है ना, ए दिया है तो करेक्ट है। सिरका का रासायनिक जो है नाम वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, या कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण होता है। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए मुझे, है ना। तो क्या होगा बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है, ये दूधिया हो जाता है, ठीक है, काफी डार्क, मतलब एक जो है कर्ड के तरफ हो जाता है, दूधिया हो जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है बच्चों, कॉलम ए को पद का कॉलम बी के में दिए गए वाक्य खंडित से सही मिलान कीजिए। यानी ये कॉलम ए दिया हुआ है और ये कॉलम बी दिया हुआ है, तो आपको बताना है, इसको मैच करना है कि ए फर्स्ट का किसके साथ होगा, सेकंड किसके साथ होगा, थर्ड किसके साथ होगा, फोर्थ किसके साथ होगा। इनमें से इन चारों में से कोई एक जो है बच्चों वो करेक्ट है, राइट। तो इसका क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा। कैसे, पहले तो आपको मैच करना पड़ेगा ना। तो देखो पॉलिस्टर जो होता है ना बच्चों वो क्या होगा, आसानी से पहला क्या होगा, 1 का सी के साथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होगा बच्चों, टेफ्लॉन जो है वो डी के साथ हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो रेनान, कह रहा है रेयान, रेयान किसके साथ होगा, ए के साथ हो जाएगा, बिस्तर की चादर व कालीन के लिए। अच्छा उसके बाद ये क्या होगा, जो 4 होगा वो डी के साथ, यानी 4 जो होगा वो बी के साथ हो जाएगा। ऑप्शन में देखो है यस सी है ना बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। पहला का सी होगा, देखो पहला का सी हो गया। उसके बाद 2 का डी, 2 का डी देखो, 2 का डी यस, 3 का ए यस, 3 का ए हो गया 4। तो आपका क्या होगा, सी इज द करेक्ट। तो आपको पहले इसको मैच करना है और इन मैचिंग करने के बाद आपको यहां से आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो अगर आपने सी दिया है तो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो कह रहा है एक धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है या पोटेशियम से। ये बहुत ही पूछा जाता है बच्चों, आप अगर क्लास 10th में भी देख रहे हो, 9th में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चाकू से किसे काटा जाता है, तो क्या होगा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, पोटेशियम क्या होगा बच्चों, पोटेशियम भी होगा। और अगर पोटेशियम की जगह पे सोडियम होता तो सोडियम आंसर हो जाता, बट यहाँ पे सोडियम पोटेशियम जो है इसे चाकू से काटा जाता है। यानी कहा जाता है कि नाइफ से, चाकू से काटने वाले धातु कौन है, तो पोटेशियम है बच्चों, सोडियम भी है जिसे आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी अगर ये पोटेशियम की जगह सोडियम दे दें तो आप सोडियम को लगाना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या है,
फिर बच्चों आपका क्या हो गया, मैचिंग आ गया, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको फटाफट इसका आंसर देना है। कैसे, समझिए पहले। वही कह रहे हैं, कॉलम ए दिया हुआ है आपको, कॉलम ए में कह दिए गए पदार्थ का मिलान कॉलम बी में दिए गए उपयोगों से कीजिए। तो यहाँ कुछ पदार्थ के नाम दिया है और यहाँ उनके क्या है, उपयोग दिया हुआ है। तो देखो गोल्ड का उपयोग क्या होता है बच्चों, आभूषण के लिए तो होता है ना, तो गोल्ड का क्या हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, एल्युमिनियम का क्या होगा, है ना, एल्युमिनियम का क्या होगा बच्चों, राइट। तो एल्युमिनियम का देखो फटाफट बताओ मुझे, एल्युमिनियम का क्या होगा, खास सामग्री लपेटने में किया जाता है क्या, है ना, लपेटना, है ना, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा सी का। कॉपर का क्या होगा, बिजली के तार के लिए किया जाता है, ठीक है। मरकरी का क्या होता है, थर्मामीटर के लिए किया जाता है। अब देखो ऑप्शन में हमने क्या किया है, 1 का डी है, ठीक है। देखो डी वाले पहले तो ये तो खत्म है, इसमें तो हमें देखना ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये तो बी कोई है ही नहीं, पहला बी के साथ हुआ ही नहीं, 1 डी के साथ है, इसका मतलब डी वाला करेक्ट है। अब आप देखो पहला तो सबका सही है, 2 का देखो, 2 का हमने क्या किया, सी, 2 का सी यानी ये वाला पार्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो बहुत इजी है आपको, है ना, इसे एनालाइज करना। ये आपको पदार्थ के नाम दिया था और यहाँ पे यूज आपसे पूछा भी जा सकता है, मरकरी का यूज थर्मामीटर में करते हैं, कॉपर का यूज बिजली के तार में किया जाता है, एल्युमिनियम का यूज किस में होता है, खाद्य सामग्री के लिए होता है, और गोल्ड का तो आभूषण के लिए होता है बच्चों, ये तो आपको पता ही है ना। तो आप ऐसे आंसर्स दे सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़े, यानी ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देन समझ के इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कह रहे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो ये तो बच्चों सही है, ऑब्वियसली सही है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो वो जीवाश्म ईंधन है। अच्छा दूसरा देखो क्या है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, यस ये भी सही है बच्चों, दूसरा भी सही है। तीसरा देखो, जीवाश्म ईंधन कभी भी ना समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो ये गलत है बच्चों। जीवाश्म ईंधन आज नहीं तो कल खत्म होगा ही, जैसे पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, तो क्या है ना कि आज से 200 साल बाद या 50 साल बाद जो है पेट्रोल खत्म होने की कगार पे, इसलिए तो इलेक्ट्रिकल कारें चल रही है ना, तो इन चीजों को बचाने के लिए, ठीक है, तो ये सही नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है, पहला तथा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा और तीसरा सही है, ये भी नहीं होगा बच्चों। पहला तथा दूसरा सही है, यस सी इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट है ना, पहला और दूसरा तो सही है ना जी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना, क्वेश्चन को समझ के आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आप ऐसे ही पढ़ के आपको भी सॉल्व करना है, राइट, वीडियो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के उसको सॉल्व करो, सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको आंसर तो बता ही रहा हूं ना, तरीका भी बता रहा हूं कैसे सोचा जा सकता है ना। तो आपको भी ऐसे ही यूज करना है अपने एग्जाम में, राइट, जिससे कि आप अच्छे स्कोर कर पाओ और एनएमएस चैंपियन बन पाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो क्या है, ऊष्मामान के आधार पर कह रहे हैं कि ऊष्मे जो है ऊष्मामान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू ईंधन अच्छा है, कोयला है, मिट्टी का तेल है, या गैस कह रहे जैव गैस है, या एलपीजी है। तो इसमें तो बच्चों आंसर बताने की जरूरत भी नहीं होगा, डेफिनेटली आपके घरों में यूज होता है क्या, एलपीजी। एलपीजी जो है वो ऊष्मामान के आधार पर घरेलू के लिए सबसे बेस्ट है, इसीलिए तो हमारे घर में एलपीजी यूज होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है बच्चों, एलपीजी, राइट, क्या होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, जो हमारे घरों में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इसे यह शाद लेपन या गैल्वेनाइजेशन धातु से किया जाता है। जैसे लोहे आपको पता है जो लोहा है उसमें जंग लग जाता है, राइट, तो जंग लग जाता है तो उसे बचाने के लिए उस पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, यानी पेंट कर देते हैं हम लोग, लेपन करते हैं। तो किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, जस्ता का होता है, निकॉन का होता है, या तांबा का होता है।
तो ये क्या होगा बच्चों, जस्ता, है ना। जिंक का होता है जिसके ऊपर लेपन कर देते हैं तो वो क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, जंग लगने से बच जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 22 आ गया। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के किस भाग का प्रयोग करते हैं? जैसे देखो, सोने और चांदी जब उसको मेल्ट करते हैं, जब उसको पिघलाते हैं, तो जो सोनार है ना, वो सोनार क्या करते हैं, किस उष्मा का प्रयोग, आपको उष्मा के भी टाइप अलग अलग होते हैं, है ना। तो उसमें कह रहा है कि बाह्य ज्योतिहीन क्षेत्र का यूज करता है, या मध्य दीप्त क्षेत्र का यूज करता है, या आंतरिक काला क्षेत्र का यूज करता है, या इन दोनों मध्य दीप्त या आंतरिक ज्योतिहीन क्षेत्र का यूज करता है। तो क्या करता है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो ए होगा, यानी जो सोनार है ना, सोना और चांदी को पिघलाने के लिए बाह्य ज्योतिहीन क्षेत्र का यूज करता है, जिससे वो क्या करे, सोना और चांदी को मेल्ट करके वो अनदर फॉर्म में बना सके, है ना। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने ए आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, और लास्ट में आप जरूर बताना आपका कितना सही हुआ। 35 में से आपके कितने मार्क्स आए, नाम के साथ जरूर बताना, क्योंकि ये बच्चों के डिमांड से ये मैं बना रहा हूं, है ना। क्योंकि बच्चे ने बोला कि सर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हिंदी मीडियम में भी कई सारे वीडियो प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपका हेल्प हो सके, क्योंकि हमारे टीम का काम ही है बच्चों को हेल्प करना, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर प्रवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास, जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। किसको जो है पीट करके बच्चों क्या किया जा सकता है, चादर के तरफ, है ना, क्या बना सकता है, पीट कर पतली चादरों के प्रवर्तित किया जा सकता है। जिंक को कर सकते हैं, या फिर फास्फोरस को, या सल्फर को, या ऑक्सीजन को। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक। जिंक को आप क्या कर सकते हो, पीट कर चादर के फॉर्मेट में बना सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, कह रहा है उस कार्बोहाइड्रेट का, कह रहा है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताएं जिनका पहचान रूमिनेंट जंतुओं द्वारा किया जा सकता है, परंतु मानव द्वारा नहीं। किसे किया जाता है, रूमिनेंट द्वारा, रूमिनेंट के जो जंतु है उससे पहचाना जा सकता है, लेकिन मानव से नहीं। ऑप्शन है आपके पास, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रूटोज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ग्लूकोज और फ्रूटोज ये तो मानव से कर सकते हैं, सेलुलोज होगा, है ना। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपके बायो के क्वेश्चन है, सेलुलोज होगा। सेलुलोज से क्या कर सकते, मानव द्वारा नहीं, जंतु द्वारा पहचाना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या कह रहा है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। तो अब यहाँ पे देखो, क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है, अमर बैग है, जंतु है। तो इधर दे रखा है जंतु, परपोषी, पत्ती, और तो देखो क्लोरोफिल क्या होगा बच्चों, आपको पता है क्लोरोफिल से क्या, क्लोरोफिल क्या होता है, पत्ती से तो मिलता है ना। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्ती से मिलता है, राइट। तो ऑप्शंस में आपका क्या होगा, ऐसे मिला लीजिए पहले, तो क्लोरोफिल का ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों, परपोषी होता है, परजीवी होता है, या जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है। अच्छा, ये जीवाणु से नाइट्रोजन मिल गया। अब बताओ जी, अमरबेल क्या होगा, जंतु क्या होता है, परजीवी होता है, या क्या होता है, फटाफट बताइए मुझे, क्या होगा बच्चों, क्या होगा इसका? इसका जो होगा 3 का क्या होगा, डी। अमरबेल परजीवी हो जाएगा, और जंतु क्या होगा, परपोषित हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। सी देखो आपके करेक्ट है, जो हमने मैच किया, सी का वैल्यू मैचेबल हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वस्तु सही नहीं है, इसमें से कौन से सही नहीं है वो आपको बताना है। वन है मृदा को अपरदान से बचाते हैं, है ना, अपरदान से बचाते हैं। दूसरा क्या है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। वन
जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं या मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो इसमें आपके कौन सा आंसर है, फटाफट मुझे बताइए बच्चों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट ए बी सी जो लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी। वन में पादप और जंतु एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, अलग अलग होते है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ करना है। तो देखो खरीफ फसल क्या होता है, रबी क्या होता है, रासायनिक उर्वरक क्या होता है और कार्बन खाद क्या होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट बताइए मुझे क्या हो सकता है इसका, क्या होगा फटाफट बताइए। देखो खरीफ फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है आपको पता है ना, धान मक्का होता है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद रबी क्या होगा, रबी जो होता है बच्चों गेहूं चना मटर ये सारे चीजें होते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों, ये हो गया। अच्छा रासायनिक उर्वरक क्या होता है, यूरिया, यूरिया एवं सुपर फास्फेट होता है। और डी का तो आपको पता है डी ही हो जाएगा। तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ए बी सी डी में, है ना। कौन सा कर रहा है बच्चों, सी ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खरीफ फसल कौन से हैं, रबी फसल कौन से हैं, तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लें। रासायनिक उर्वरक का नाम बताएं तो आपको पूछा जा सकता है, कार्बनिक खाद का नाम पूछा जा सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चन से बन सकता है। बट हाँ थोड़ा सा फील लो, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो और इसी वीडियो को एक दो तीन बार आप जरूर देखो, जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कई सारे क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। तो ऐसे अगर 2-4 लेक्चर देख लेते हो ना बच्चों, तो आपके एग्जाम में एनालिस्ट चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके कट ऑफ इतने आ जाएंगे क्योंकि मैं इतने डिटेल से आपको चीजें को समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के डिटेल को समझा रहा हूं कि आपको और भी क्वेश्चन इनकी हेल्प से जो बन सकता है वो भी आप करके आ जाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या है। सेल्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से सहायक जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस है या राइजोबियम्स है या प्लोडोमियम है या स्ट्रोमाइसिन है। तो क्या होगा बच्चों, ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी राइजोबियम होता है बच्चों, जो दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सहायक होता है ना, जीवाणुओं को। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या कह रहा है। वनमूलन से क्या होता है। ऑप्शंस आपके पास देखो, पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होता है या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर स्थिर रहता है, भौम जल कह रहा है कि भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है, बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है, या निम्नलिखित में से सही है। पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। क्या होगा बच्चों, फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा इसका। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, कुछ तो कमेंट कीजिए ना, है ना, तब तो पता चलेगा आप सही कर पा रहे हो नहीं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं, राइट। इसका जो आंसर होगा बच्चों डी होगा। पहला तीसरा और चौथा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हेपेटाइटिस ए का रोग कारक सूक्ष्मजीवी है, यानी हेपेटाइटिस ए जो है ये रोग के कारण क्या होता है, जीवाणु होता है, वायरस होता है, प्रोटोजा होता है या कवक होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, वायरस होगा। वायरस के कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस ए जो होता है ना, हेपेटाइटिस ए रोग का कारण होता है वायरस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 में देखो कह रहे मेढक श्वसन करते हैं त्वचा द्वारा, फेफड़े द्वारा या वल्यूम द्वारा या त्वचा एवं फेफड़े द्वारा। तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो देखो बच्चों मेढक जो है ना वो त्वचा और फेफड़ा दोनों से करता है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा तथा फेफड़ा दोनों से वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या है। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करती है।
पादप कोशिका जो है ना, कह रहे पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करती है। कौन? कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या केंद्रक झिल्ली या फिर वृत्तिका। क्या होता है बच्चों? आंसर बताइए, ए बी सी डी में क्या होगा? फटाफट कमेंट में बताइए। इसका होगा कोशिका भित्ति जो है ना, पादप कोशिका जंतु को क्या करता है? भिन्न कर देता है, अलग कर देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सही उत्तर चुनाव कीजिए। यानी आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, इनके अकॉर्डिंग क्या करना है? आपको इसका आंसर देना है। ठीक है। एक फर्स्ट में कह रहे अंडाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। दूसरा, निषेचन के समय शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक संलेप होकर एक हो जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। बी में कह रहे हैं पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। सी में कह रहे हैं पहला व दूसरा दोनों सही है। डी में कह रहे हैं पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो फटाफट बच्चों इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। तो देखो पहला जो है ना, ये तो सही है, पहला सही है परंतु दूसरा क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। पहला सही है परंतु दूसरा जो है वो गलत है। इज इट क्लियर ना? चल 33 का समझ में आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है वो आपसे पूछ रहा है। देखो क्षुद्रांत है या फिर बृहदांत है या आमाशय है या यकृत है, क्या है बच्चों? फटाफट कमेंट में बताइए। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकते हैं ये बायो का। क्या होगा इसका आंसर? क्षुद्रांत है बच्चों, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने ए ही आंसर दिया, मुझे पता है ना। मैं चेक करूंगा लास्ट में कितने बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है और कितने मार्क्स आए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या है, गाइटर रोग है डैश का कारण? पीयूष ग्रंथि के कारण है, एंड्रोसिन्स ग्रंथि के कारण है या थायराइड ग्रंथि के कारण है या अग्निशय के कारण है बच्चों? ए बी सी क्या है? फटाफट कमेंट में बताइए मुझे। तो इसका जो आंसर होगा ना वो सी होगा बच्चों। थायराइड के कारण क्या होता है? गाइटर रोग होता है, यानी थायराइड रोग है गाइटर ग्रंथि के कारण, है ना। गाइटर ग्रंथि थायराइड के जो है आप कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। थायराइड क्या कह रहे हैं? गाइटर है ना, गाइटर रोग है थायराइड ग्रंथि। क्या है? थायराइड ग्रंथि जो वो गाइटर रोग है। आई होप ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये जो है बच्चों टोटल क्वेश्चंस आपका हो गया क्लियर। टोटल मैंने आपको 35 क्वेश्चंस जो साइंस के हैं सेट में आता है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए 35 में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 35 में कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कि आपने 30 अटेम्प्ट सही किए हैं या 32 किए हैं या 35 और 35 आपके आए हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करके बताइए अपने नाम के साथ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ एनिमल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं हरियाणा के एग्जाम में, जो एनिमल्स के एग्जाम होगा बच्चों, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार जो शिक्षा दी थी, पहली बार जो ज्ञान दिया था वो कहां पर दिया था? वो प्लेस का नाम बताना है आपको कि महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपनी जो शिक्षा है, अपना जो ज्ञान है, कहां पर उन्होंने फैलाया था। सबसे पहले कौन सी जगह पर फैलाया था? तो ऑप्शन है आपका कच्छ, फिर दूसरा ऑप्शन है अजंता की गुफाएं या फिर सूर्य मंदिर या सारनाथ। तो बच्चों महात्मा बुद्ध के द्वारा पहली बार जो ज्ञान दिया गया था वो ज्ञान दिया गया था आपके सारनाथ में, यानी कि आपका ऑप्शन जो है सारनाथ का वो सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो महादेव का जो मंदिर है कंद्रिया का, उसमें
जो महादेव जी का जो मंदिर है उसका निर्माण कौन से शासक के द्वारा कौन किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखो ऑप्शन है आपका राजदेव चोल के द्वारा, सेन प्रथम के द्वारा, धनदेव के द्वारा या राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो बच्चों जो महादेव का मंदिर है कंद्रिया में उसका निर्माण करवाया गया था धनदेव के द्वारा, यानी शासक का नाम अगर पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? धनदेव के द्वारा करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था धनदेव के द्वारा महादेव जी का मंदिर की स्थापना? तो कंद्रिया में करवाई थी। आपका जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट करके पूछा जा सकता है, तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कि अकबर का राजस्व मंत्री, राजस्व यानी कि टैक्स जो कलेक्ट करता था उसका मिनिस्टर वो कौन था? किसका? अकबर का। तो देखो ऑप्शन में मान सिंह थे या टोडरमल थे या भानु प्रताप या अबुल फजल। जो अबुल फजल थे वो तो होंगे नहीं, क्योंकि अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था ना, यानी जो क्या होती है बुक जो लिखी जाती है ऑथर के थ्रू, तो ये थे। लेकिन क्या पूछा गया आपसे? जो टैक्स मिनिस्टर थे उस टाइम पे अकबर के टाइम पे उनका नाम क्या था, यानी कौन थे वो? तो बच्चों आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 3 ऑप्शन ए बी सी। डी तो होगा ही नहीं आपका, है ना? आप इस तरीके से सोचो। देन आपको क्या हो जाएगा? तीनों पे आपको डाउट होगा तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था आपकी बुक में। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टोडरमल, यानी कि ये जो थे आपके राजस्व मंत्री थे किसके अंडर, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किस गवर्नर जनरल के काल में 1857 का विद्रोह, यानी 1857 का विद्रोह क्या था? जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, वो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में स्टार्ट हुआ था? और ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा आपको अटेम्प्ट तो करना ही करना है, ठीक है? तो देखो आपका ऑप्शन क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड गिब्बन थे। तो बच्चों जो 1857 का जो क्रांति था आपका स्वतंत्रता संग्राम था प्रथम, उसमें जो सबसे पहले यानी उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बैगा आदिवासी समुदाय। ये क्या है? बैगा बच्चों एक तरह का आदिवासी समुदाय का नाम है। ये समुदाय जो है, ये आदिवासी समुदाय किस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यानी कौन से प्रदेश के जो आदिवासी समुदाय का नाम बैगा के नाम से जाना जाता है, तो वो आपको प्रदेश यानी कि वो राज्य बताना है। तो देखो राजस्थान के आदिवासी का नाम है, झारखंड के, महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के। तो जो बच्चों बैगा शब्द है यानी बैगा आदिवासी जो नाम है वो आपका संबंधित है मध्य प्रदेश से, यानी कि आपका एमपी जो स्टेट है उससे वो रिलेट करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है किस सन में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई लड़ी गई? श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई है बच्चों वो कब लड़ी गई थी? जिसमें मैसूर शेर ए मैसूर की हार हुई थी। से आपको ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शेर ए मैसूर है ना, ये कौन थे बच्चों? इसका नाम क्या था? इसका नाम था टीपू सुल्तान, अगर आपको लोगों को याद हो तो। टीपू सुल्तान कौन थे? शेर मैसूर थे, जिनकी हार कब हुई थी वो सन बताना है। तो ऑप्शन है आपका 1799 या 1789 या 1779 या 1801। तो बच्चों आपके शेर मैसूर यानी टीपू सुल्तान की जो हार थी श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में वो हुई थी 1799 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि अवध राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, यानी किसके द्वारा जो है अवध राज्य को स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था, तैयार किया गया था। तो देखो ऑप्शन आपका क्या है? सफदरजंग या शहादत खान या आसफ जाह या मुर्शिद कुली खान। तो बच्चों अवध राज्य की स्थापना जो है वो की गई थी शहादत खान के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों पूछा है आपसे निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार बंगाल का नवाब घोषित किया? किसे बोला गया? निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसको जो है 2 बार बंगाल का नवाब घोषित किया गया? ऐसा कौन सा नवाब था, यानी किसका नाम था? ऐसा कौन से नवाब थे जिसको 2 बार वहां का नवाब घोषित किया गया, यानी शासक घोषित किया गया? सिराजुद्दौला या शाह आलम द्वितीय या मीर कासिम या मीर जाफर? तो बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल का जो नवाब है 2 बार घोषित किसको किया गया? तो वो होगा आपका मीर जाफर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब की गई और कहां की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको ये क्वेश्चन भी आता है हमेशा। तो A.O. ह्यूम, ठीक है, ह्यूम इंग्लिश में लिख दो। तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, बट कब किया गया था और कहां किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो नवंबर 1885 कोलकाता में करवाया गया था, नवंबर 1885 मुंबई में हुआ था, दिसंबर 1885 कोलकाता में हुआ था, या दिसंबर 1885 बम्बई में हुआ था। तो बच्चों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना सबसे पहले जो है दिसंबर 1885 में हुआ था बम्बई में। तो आपको कहा हुआ था, जो आप भी क्या कहलाता है, मुंबई कहलाता है, लेकिन उस टाइम पे हम क्या बोलते थे, उसका बम्बई बोलते थे। यानी कि 1885 दिसंबर में बम्बई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किनके द्वारा किया गया था? तो देखो ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, या बी ऑप्शन नारायण गुरु, या वीरे सलिंगम, या राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक जो समाज है बच्चों, उसकी स्थापना किस सोशल रिफॉर्मर के द्वारा की गई थी? तो वो था ज्योतिराव फुले के द्वारा। तो ज्योतिबा फुले जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिराव होगा वो भी, ज्योतिबा फुले होगा वो भी, दोनों आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? ऐसा कौन सा कारक इसमें बताया गया है जो मृदा का निर्माण नहीं करता है, मिट्टी का निर्माण नहीं करता है? जैव पदार्थ, मृदा गठन, समय या जलवायु? तो मृदा निर्माण का कारक नहीं है, वो है आपका मृदा गठन। इसके द्वारा जो है आप बच्चों सॉइल जो है नहीं बन सकता, यानी कि मृदा गठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का मुख्य निर्यातक है? यानी कि कहां से हम अपना मतलब करते हैं, कहां से लेते हैं लौह अयस्क? तो बच्चों देखो जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन या ब्राजील। तो लौह अयस्क जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा हम कहां से मंगाते हैं? तो वो है आपका जापान। ठीक है, यानी कौन सा देश जो है भारतीय लौह अयस्क का मुख्य निर्यातक है? सबसे ज्यादा कहां पे मतलब होता है ये सबसे ज्यादा निर्यातक कौन सा देश है? तो वो होगा आपका जापान, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से पहला जल विद्युत, यानी कि जल से जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जब कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले ये चीज जो है कहां पर हुआ था? तो उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? सबसे पहले जल से विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए है नॉर्वे, फिर है चीन, फिर जर्मनी या पराग्वे। तो बच्चों जल से विद्युत सबसे पहले कौन से देश में स्टार्ट हुई थी? तो वो हुई थी नॉर्वे में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। फिर है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? रेशम के कीटों का पालन, मत्स्य पालन, या फिर अंगूरों की खेती, या सब्जी, फलों और फूलों का उगाना। ठीक है, यानी कि जो उद्यान कृषि है उसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है? यानी कीटों को पालते हैं, रेशम के कीटों को पालते हैं, या मत्स्य पालन करते हैं, या अंगूर की खेती की जाती है, या सब्जियों, फूलों और फलों को उगाया जाता है। तो उद्यान कृषि से बच्चों सबसे ही समझ में आ जा रहा है, यानी कृषि करना। तो यानी कि क्या करना? सब्जियों, फूलों और फसलों को उगाना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर होगा। फिर है अमेजन नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? जो अमेजन नदी है बच्चों वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक बहती है? तो देखो ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण उत्तर से पश्चिम। तो बच्चों जो अमेजन नदी है वो आपकी बहती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदी बहती है वो है आपकी अमेजन नदी।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर है बच्चों, कौन सा जानवर शंकुधारी वन में नहीं पाया जाता? कौन सा ऐसा इसमें जानवर है जो शंकुधारी वन में नहीं पाया जाता है? रजत लोमड़ी, मिंग, टाइगर या ध्रुवीय भालू? तो शंकुधारी वन में कौन नहीं पाया जाता? टाइगर, यानी कि आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी कभी जो है बच्चों इसका उल्टा भी हो सकता है कि शंकुधारी वन में कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए रजत लोमड़ी, मिंग और ध्रुवीय भालू, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो सांप है एनाकोंडा, वो कहाँ पाया जाता है? कौन से वन में पाया जाता है? वो देखो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या शीतोष्ण घास स्थल या शीतोष्ण सदाबहार वन। तो बच्चों जो सबसे बड़ा सांप है यानी कि एनाकोंडा है वो पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। फिर है कि निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है बच्चों? स्थल, परिवार, धर्म या राजनीतिक स्थिति। तो मानवीय पर्यावरण यानी कि जो मैन यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता, ठीक है। तो वो कौन सा है? ऑफ कोर्स स्थल, यानी कि जमीन को तो हम मानवीय पर्यावरण से निर्मित नहीं कर सकते ना, तो यानी कि वो क्या होगा? स्थल। यानी ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चों आपके अर्थ की जो लेयर होती है उसमें से एक लेयर पूछा गया है मेंटल, कितनी गहराई तक फैला हुआ है? 1900 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या 4900 किलोमीटर। तो बच्चों जो मेंटल जो आपकी लेयर है अर्थ की, इसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं है? इसमें से कौन सी स्थायी पवन नहीं है? व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें या मानसून? तो बच्चों स्थायी पवनें जो नहीं है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानसून, ठीक है। नेक्स्ट है किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जैसे हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं बच्चों, उसी तरीके से विश्व रूप पर हम जल दिवस भी मनाते हैं। तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 22, मार्च 24, मार्च 5 या जून 5 या जून 2। तो बच्चों जो विश्व जल दिवस है हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। आपके स्कूल्स में भी होता होगा ना ये कि हम जल को क्या कर सकते हैं? संरक्षित करना चाहिए। इस दिन जो है इसकी जागरूकता फैलाई जाती है समाज में स्कूल्स के थ्रू भी। तो बच्चों में भी ये चीज फैलाई जाती है। तो आपको पता होगा जो जल दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? स्कूल्स में 22 मार्च को, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की किस परत पर वर्षा होती है? जैसे लेयर्स होती है ना वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की क्या होती है बच्चों? लेयर्स होती है। तो इसमें कौन सी लेयर में पूछा गया है वर्षा होती है? वायुमंडल, क्षोभमंडल, संताप मंडल या मध्य मंडल? तो बच्चों जिस परत में वर्षा होती है उसका नाम है आपका क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में बच्चों आपको वर्षा देखने को मिलते हैं, बादल देखने को मिलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? जो संघ सूची है बच्चों, यूनियन जो आपकी लिस्ट है उसमें कितने विषय पाए जाते हैं, कितने विषय को रखा गया है उसमें? 47, 57, 66 या 97। तो यूनियन लिस्ट है बच्चों 97 जितनी सब्जेक्ट्स हैं उसको उसमें रखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? जो भारतीय संविधान है उनके जनक कौन है? जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में अपनी मुख्य जो है भूमिका निभाई है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों भारतीय संविधान का जनक जो है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसे हम बाबा साहेब भी के नाम उनको जो है बाबा साहेब के नाम से भी पुकारते हैं, यानी कि इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर है आपका कि प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में? तो लोक अदालत जो थी प्रथम बार जो वो दिल्ली में स्थापित की गई थी। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि धर्म विधेयक यानी कि जो मनी से रिलेटेड जो भी विधेयक होते हैं उसे सबसे पहले कहाँ पेश किया था? नहीं कौन से
पेश करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश करते हैं सबसे पहले, या लोकसभा में पहले करते हैं या राज्यसभा में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे पहले जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले जो है वो लोकसभा जो सदन है यानी कि आपका लोअर हाउस, उसमें सबसे पहले जो है दिया जाता है चेक करने के लिए, ठीक है, पेश किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान संरक्षक यानी कि संविधान की रक्षा करने वाले को किस रूप के स्थान पर कार्य करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में, संसद, राज्यपाल या मेयर? तो संविधान का संरक्षण भी इसे कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया, और संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार किसका बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसको करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। फिर है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? जो मुख्यमंत्री होते हैं उसे कौन नियुक्त करता है बच्चों? ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, या ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री को जो है बच्चों वो नियुक्त करते हैं राज्यपाल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा कि राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। फिर है कि जब सरकार समाचार या मूवी में कोई ऐसा सीन देखते हैं, है ना, यानी दृश्य होता है, कोई गीत होता है ना, कि किसी व्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित, यानी कि ऐसे कोई सीन्स होते हैं, ऐसे कोई वीडियो होता है, ऐसा कोई गीत होता है, सॉन्ग होता है जिससे किसी अदर पर्सन को क्या होता है, चोट पहुंचा सकता है, या फिर समुदाय से रिलेटेड कुछ गलत बातें होती है, तो उस सीन्स को क्या होता है, काट दिया जाता है। तो इससे क्या कहा जाता है ना, उसे पहुंचाने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तो यानी इस चीज को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र, संघवाद, सेंसरशिप या तानाशाही। तो यानी कि उस चीज को कट करना ताकि दूसरों को चोट ना पहुंचे, उसके मन को प्रभाव ना करे, तो उस चीज को बोला जाता है सेंसरशिप। कोई भी जो चीजें होती है बच्चों, सबसे पहले क्या होती है, वो चीजें पहले सरकार के पास जाती है, दिखाई जाती है, जो चीजें लगती है गलत है उस चीज को हटा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, सेंसरशिप। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो बच्चों औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में? सबसे पहले जो है इंडस्ट्रीज जो है कहाँ स्टार्ट हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, यानी कि एस्टैब्लिश जो सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। फिर है बच्चों यूएनओ जो है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, मतलब किस वर्ष में हुई थी? 1943, 1944, 1945 या 1947? तो जो बच्चे यूएन में है, जो राष्ट्रीय जो संघ के तौर पे जो बनाई गई है संगठन, इसका जो निर्माण है वो हुआ था 1945 में, ठीक है, यानी 1945 में। आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? स्वदेशी को अपनाएंगे और जो विदेशी है उसको हम बहिष्कार करेंगे, इस तरह की जो आंदोलन बच्चों को कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन है 1902 में, 1904 में, 1905 में, 1907 में। तो बच्चों स्वदेशी को अपनाने की बात की गई थी, विदेशी को बहिष्कार करने की बात की गई थी, ये हुआ था 1905 में, और यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि पंचायती राज किस वर्ष जो है लागू की गई थी और कहाँ लागू की गई थी? तो बच्चों बता दूं ये सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट की गई थी पंचायती राज व्यवस्था को, लेकिन किस वर्ष की गई थी आपका क्वेश्चन ये है। तो ये देखो 1952, 1947, 1979 या 1959। तो बच्चों पंचायती राज की जो व्यवस्था है सबसे प्रथम बार सबसे स्टार्टिंग में हुई थी 1959 में। कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। तो बच्चों इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेक्चर के थ्रू आप लोगों को बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो ताकि उनके एनएमएस के एग्जाम की तैयारी जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बच्चों है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी हम ये कह सकते हैं वायरल क्वेश्चंस कह सकते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस हैं, राइट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और सभी क्वेश्चंस का मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा जिससे कि आप इन क्वेश्चन के डबल कह सकते हो।
कि आप अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो डिजिट चेंज भी हो जाए ना, फिर भी आप बहुत आसानी से और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका बच्चों सेट सेक्शन, राइट। आपको पता है कि सेट में जो है मैथ्स भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है और सोशल साइंस भी आता है ना। तो ये आपके तीनों सेट में है। तो सेट का ये पार्ट है बच्चों मैथ्स का। सोशल साइंस का ऑलरेडी चैनल पे कई वीडियोस अपलोडेड है और अपलोड कर भी रहे हैं हम लोग। साइंस के भी कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, और मैथ का भी चल रहा है। तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को आप जरूर चेक करें। आप जिस भी स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप हरियाणा का कर रहे हो, या फिर आप बिहार का कर रहे हो, या उत्तर प्रदेश, जिन भी स्टेट का कर रहे हो, सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उन प्लेलिस्ट को देख करके अपनी तैयारी को एकदम बूस्टअप कर सकते हो और एमएमएस चैंपियन आप बन सकते हो, राइट। चलिए तो देखो बच्चों कह रहे हैं द मीन ऑफ 1/4 एंड 1/2 इज, इन दोनों के बीच का मीन का क्या होगा। आपके पास इसमें हमने दो ऑप्शन है, राइट। वैसे 4 ऑप्शन रहता है, मैंने 2 ऑप्शन दिया है। देखो मीन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, आप ध्यान से याद करो, क्या होता है ए, बी और सी। अगर 3 डिजिट होता है ना, तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा कनेक्ट करो। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, b माइनस ए और क्या होगा इक्वल टू c माइनस बी, ठीक है ना। ये वाला जो है फंडा इसका चलता है, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे जब भी आपको मीन निकालना होगा तो, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है 1/4 x और 1/2, मीन मतलब क्या होता है बीच का। तो 1/4 और 1/2 के बीच में तो x ही है, तो 3 नंबर आ गया। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देखो क्या लिखोगे, x माइनस 1/4, फिर क्या लिखोगे 1/2 माइनस x, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले का यूज किया ना मैंने, ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से कनेक्ट करो, अच्छे से आप नोटबुक में लिख लो। जो अगर आपका यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो, लेकिन कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x वाले को एक साइड कर लो, ये माइनस है इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा 1/2 प्लस, ये माइनस है इधर लेके जाओगे तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा। तो x और x जोड़ोगे तो क्या होगा 2x, 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। तो 2x बराबर क्या होगा बच्चों 3/4। अब इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो 3/4 इंटू 1/2, ये क्या हो गया 3/8। ये क्या हो गया बच्चों 4 2 8, ये क्या होगा 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो x की वैल्यू आएगा वो क्या होगा 3/8, राइट। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखो ऑप्शंस में मीन वैल्यू ही तो पूछा जा रहा था ना, कि बताओ तो मीन वैल्यू क्या होगा 3/8। ऑप्शन है बच्चों बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, कंसेप्ट को कनेक्ट कर पाए ना। हाँ, करने को तो मैं इसको सेकंडों में सॉल्व कर दूंगा, 10 से 15 सेकंड में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, बट आपको फील दिलाना है। फील कैसे आएगा, जब अभी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर के पेपर में आप 10 से 15 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, है ना। कब, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब बहुत आसानी से कर लोगे। समझ रहे हो ना बातों को। अभी आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन ये चीज मैं क्लियर करा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा रहा हूं, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जा रहा है। करने को तो मैं इसको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको समझाना भी तो है। तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैं इस वीडियो में मान के चलो 3 से 4 मिनट ले रहा हूं, तो आपको डिटेल बता रहा हूं, प्रॉपर स्टेप समझा रहा हूं। क्योंकि एग्जाम में इतने स्टेप्स करने का टाइम नहीं होता है, ट्रिक्स लगाओ खट से सॉल्व हो जाएगा, है ना। वहां इतने नहीं करना, क्योंकि एमसीक्यूज है, तो आप ऐसे शॉर्टकट ट्रिक लगाओ कि आसानी से हो जाएगा, राइट। तो इन सब का अगर सोर्स देखना है तो आप सोर्स सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। हमने सेट पेपर का भी कई सारे सोर्स बना रखे हैं, मैथ के भी कई सारे सोर्स बना रहे हैं, और लगातार अपडेट मिल रहा है आपको, है ना। अगर चैनल पे नहीं है तो आपको पता चल ही गया होगा, या चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन को, है ना। सोर्स वाले सेक्शन में भी देख सकते हो, वीडियो वाले सेक्शन में भी देख सकते हो, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों 162 में कह रहा है how many numbers are there in between two consecutive square numbers n square
और n+1 का होल स्क्वायर विच आर नॉट स्क्वायर्ड नंबर्स। देखो हमें ये कह रहा है कि देखो 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे? जैसे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप ऐसे देख लो, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 और ये 4, तो देखो ये 4 हो जाएगा। इसमें देखो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 और 9 हो जाएगा। तो देखो इसमें 6 है, इसमें आ जाओ, इसमें 8 दिखेगा आपको, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा 9, तो 9 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 13 14 है ना, 15 हो जाएगा और 16। तो हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यूज है ना, जो लास्ट की वैल्यू है ना, जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर आता है उसको 2 से n से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिलहाल ये क्या होगा 2n आ जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा। देखो ना, 2 है तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा। 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, तो ऐसे ही आ रहा है। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा 2n, तो ऑप्शन में भी है यस, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें ट्रिक्स क्या लगा है कि जैसे n का स्क्वायर है और कॉन्सेक्यूटिव क्या हो गया n+1 का होल स्क्वायर, यही तो कॉन्सेक्यूटिव हुआ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2n बनेगा। आप ये चीजें आप अच्छे से लिख लो, याद कर लो। वही देखो 1 का कॉन्सेक्यूटिव 2 होगा, 2 का कॉन्सेक्यूटिव 3 होगा, 3 का कॉन्सेक्यूटिव 4 होगा, 4 का कॉन्सेक्यूटिव 5 होगा, तो वही हमने लिखा n का n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेक्यूटिव इसका जो फॉर्म होगा वो 2n होगा। आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर ले, सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको टाइम लगेगा। देखो आप अगर ये चीज समझ गए तो अब बताओ इसमें कितना लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा, टक से मार दोगे, है ना। ये ट्रिक्स आपको पता है, तो इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करा रहा हूं, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत आसानी से अच्छे से एकदम 100% अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे, है ना, विद कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या है बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 300 is divided to have quotients or perfectly squares of number। कह रहा है 6300 में इन चारों में से किससे डिवाइड करोगे तो ये परफेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, परफेक्टली स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर आप 7 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 9 7 63 900 आ जाएगा, और 900 क्या होगा 30 का स्क्वायर रूट है ना, 30 इंटू 30 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 30 आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया 7 इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ चीजें आपको ऑप्शन से भी एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। चलो तो ये दी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 में देखो क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 53240 इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। यानी इस नंबर में इन चारों में से कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 5432440 जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको देखो वैसे आंसर तो 25 आएगा, बट करके दिखाता हूं मैं आपको, देख लो 53240 आ गया, देखो 2 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 2 2 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 620, फिर ये 2 से लग जाएगा 1 3 3 1 0, फिर ये 2 से लग जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5 से लगेगा 1 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, फिर 5 3 15 ये आ गया। अब 11 से लगा दो तो 1 2 1 आ जाएगा, फिर 11 से लगाओगे 11 आ गया। अब देखो इसके 3 नंबर मिल गया, ये 3 नंबर मिल गया, इसी का तो पेयर नहीं मिला ना। इसका पेयर क्या बन सकता है 5 है, तो क्या बन सकता है 5 into 5 ही तो बनेगा, और ये 5 5 से क्या होगा 25, तो 25 ही तो है। 25 से अगर आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा,
समझ रहे बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा किसका, देख लो, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 11। तो 11 5 जा 55, 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 110, 110 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना। कब, जब आप क्या करोगे 5 3 2 4 को 0 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 110 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, राइट। तो हमें ऐसा क्वेश्चन में नहीं कह रहा था, क्वेश्चन में बस ये कह रहा था कि इस नंबर में, इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आंसर आपको लिखना है 25। कैसे, वो मैंने आपको समझा दिया, फील आ गया आपको, है ना। अगर वो नंबर भी पूछा जाता है तो ये मैंने बोल दिया आपको। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट बच्चों डिटेल सॉल्यूशन को समझोगे ना तो टाइम डेफिनेटली लगेगा, है ना। बट हाँ, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कनेक्ट कर पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट से, ये चीजें तो मुझे 100% श्योर है कि नहीं। समझ आ रहा है ना आपको, समझ आ रहा है, फटाफट चैट सेक्शन में लिख दो यस सर समझ आ रहा है। आप ऐसे ही कराएंगे, राइट, कराऊं आगे बढ़े, दैट्स गुड। चलो आगे देखो बच्चों, अब है 165 में क्या है, इफ a equals to -1, b equals to 2, then the value of a का पावर b डिवाइडेड b का पावर a is, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, है ना। वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों, चलो देख लेते हैं। a का पावर b डिवाइड्स b का पावर a, a की वैल्यू आपको दिया हुआ है और b की वैल्यू दिया हुआ है, तो a की वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू -1 और b का a का पावर है ना b, तो b की वैल्यू लिख दिया, डिवाइडेड है, ठीक है, लिख दिया, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू -1। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखो बच्चों, -1 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, -1 इंटू -1 क्या रिजल्ट आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे +1 लिख दूंगा, ठीक है। डिवाइड्स है, ठीक है जी, डिवाइड लिख दिए। अब ये माइनस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये डिवाइड होता है ना बच्चों, जब इसको चेंज करते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2/1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन में है, यस है बच्चों, तो बी क्या होगा, करेक्ट, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करिए, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, तब जाकर के आपको बहुत आसानी लगेगा मैथ्स, राइट। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट, बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 में देखो क्या है, इफ 5 डिजिट्स नंबर्स, ये आपको 5 डिजिट्स का नंबर दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि ये जो नंबर है ना वो 11 से डिवाइड होता है, यानी 11 से विभाजित हो जाता है, तो बताओ ये x की वैल्यू क्या होगा, यानी ये x की वैल्यू क्या होगा। तो देखो 11 के डिवीजन होने के लिए कंडीशंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए पहले, है ना। तो देखो 11 के लिए कंडीशंस क्या होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। देखो समझो पहले, x 7 हो गया, x हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5। तो सबसे पहले इनका ऑड प्लेस और इवन प्लेस, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास ऑड प्लेस, ये हो गया इवन प्लेस, ये हो गया ऑड प्लेस, ये हो गया इवन प्लेस, और ये क्या हो गया हमारा ऑड प्लेस। तो हमें क्या करना होता है, ऑड प्लेस का पहले सम निकालना होगा, तो 7 प्लस 6 प्लस 5 ये कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। अब इवन प्लेस का सम क्या हो जाएगा, x प्लस 7 आ रहा है। अब अगर इसका डिफरेंस करोगे, ध्यान दो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है कि जब ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस उसका या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 18 में से 7 जाएगा तो 11 आ रहा है, राइट, तो 11 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, करेक्ट है, यानी जो x की वैल्यू है या तो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा, है ना। इसमें 11 तो दे नहीं रखा है ना, 11 तो दे नहीं रखा है, 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 0 लगा बोल सकते हैं, राइट, कि x की वैल्यू यानी 70675 अगर आप ये वैल्यू रखते हो, यानी x के जगह पे 0 रखते हो, तो ये नंबर 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 11 का डिवाइड होने के लिए ये कंडीशन आपको पता
होना चाहिए। पहले ऑड प्लेस निकालो, फिर इवन प्लेस निकालो, उसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तब जाकर के वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गया, समझ आया आपको? दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 167 में कह रहा है फैक्टराइज करना है। ये क्या है बच्चों? फैक्टराइज करना है। तो इसमें एक आइडेंटिटीज लगेगा, वो आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? ये वाला आइडेंटिटीज होता है और ये आइडेंटिटीज इसमें लगेगा। कैसे लगेगा? चलिए मैं आपको इनके फॉर्म में करके दिखाता हूं। तो देखो 3x का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। 3y प्लस z है इसका, तो देखो ये आपका a बन गया और ये आपका क्या बन गया? b। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, देखो फॉर्म बन गया, तो लिख सकते हो 3x प्लस 3y प्लस z लिखोगे, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब क्या लिखोगे? 3x माइनस 3y माइनस z, ये वाला फॉर्म बन जाएगा। अब देखो ये वाला फॉर्म आपको इन ऑप्शंस में दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? a तो बच्चों है ही नहीं, माइनस है। b में देखो ये चीज सही मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है, तो b इज द करेक्ट आंसर। b इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये आइडेंटिटीज आपको पता है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। इस पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। वैल्यू चेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको, है ना? हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होता है पी बाय क्यू, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना? चलो क्लियर हुआ, समझ आ गया आपको, कनेक्ट कर पाए? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 168 में देखो क्या रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर रेशियो। यानी एक क्लास में कह रहा है कि अगर 7 लड़का है तो 4 लड़की है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है ना। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 7:4, है ना? 7 लड़का है तो 4 लड़की है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 18 मोर देन गर्ल्स, यानी कह रहा है गर्ल्स की संख्या जितनी है उससे 18 जो है लड़का अधिक है, ठीक है। देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, तो टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स कितना हो जाएगा बच्चों? 4x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 7x बराबर क्या हो जाएगा? 4x प्लस 18 हो जाएगा, है ना? क्योंकि जितने गर्ल्स की संख्या ना उससे 18 लड़का अधिक है, तो ये आ जाएगा आपका। तो 7x माइनस 4x इक्वल्स टू 18, तो 7x में से 4x जाएगा तो क्या हो गया? 3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 18/3, कितना आ जाएगा? 6। तो x की वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता चल गया। अब यहां से हम बॉयज की संख्या निकालेंगे, तो 7 into 6, 7 6 42, 42, 6 into 4 हो जाएगा, 6 चौका 24। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 66। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चों कितने हैं? 66 है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 42 बॉयज है और 24 गर्ल्स है। 24 क्या है? गर्ल्स है। दोनों को मिलाओगे तो 66। सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को, है ना? आप ऐसे ही प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आंसर्स करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 में कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 4 more than its numerators. If 1 is added to both the numerator and denominators, then 1/2 is obtained. What is the rational number? What is the rational number? तो देखो बच्चों आप ध्यान से समझिए थोड़ा सा, क्या समझेंगे? RATIONAL, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? P/Q, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो X/Y लिख दो, जो आप समझ में आया, ठीक है।
अच्छा, हमने ये मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से, the denominator of a rational number is 4 more than numerators। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 अधिक है, तो ये हमारा पहला बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। आप इसका कहानी खत्म कर दो, आगे आ जाओ। अब कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू बोथ, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे रहा है। ध्यान से देखो ना, ये तो कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, यानी एक जो है 1 जो है न्यूमरेटर में भी ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 1/2 मिल जाता है। तो हमने लिख दिया 1/2 मिल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है इज ऑब्टेन, ठीक, व्हाट इज अ रैशनल नंबर, तो बताओ वो रैशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x + 2 और y + 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब क्या करो, ये हो जाएगा 2x + 2 = y। y की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, x + 4, तो यहां पे लिख दो x + 4 + 1। अब x वाले एक साथ लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा 5 और ये इधर जाएगा तो 2, तो यानी x बराबर क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। x की वैल्यू पता चल गया हमारे पास 3। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो 3 + 4 ये क्या हो रहा है, 7 आ। तो हमें x पता चल गया, y पता चल गया, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3/7 आ जाएगा। यही तो है हमारे पास, 3/7 आ जाएगा, है ना। तो जो रैशनल नंबर है वो 3/4 है ना, क्या होगा हमारा 3/4 आ जाएगा। समझ पाए, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाए ना। अब यहाँ पे अगर आपको डिजिट चेंज कर देता है तो आप कर लोगे ना जी, करोगे ना, फटाफट चेक सेक्शन में लिखो यस सर कर लेंगे, पक्का, है ना। आप इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर बच्चों प्रैक्टिस करो, है ना, जिससे कि आप एकदम क्लियर हो जाओ। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए इनके बेस पे एकदम फोड़ के आओगे पेपर में और एनएमएस चैंपियन बन के आओगे, है कि नहीं बच्चों। जो 30 तारीख को पेपर्स है हरियाणा एनएमएस का, आप उनमें चैंपियन बन के आना है। आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट करवा रहे हैं, है ना, डेली लेक्चर लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसका थोड़ा तो बच्चों क्रेडिट दोगे, है ना। आप एनएमएस चैंपियन बनोगे, ये हमारी टीम की पूरी मेहनत है कि आप लोग एनएमएस चैंपियन बनो। इसीलिए आपको इतने सारे शॉर्ट्स वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने सारे लॉन्ग वीडियोस करा रहे हैं, डिटेल कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं आपको, और वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो आप मान के चलो पेपर में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, अगर इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो, है ना। आप क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, कई सारे पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया आप लोगों को। अगर इतना भी क्वेश्चन करके जाते हो ना, फिर भी पेपर में आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपका कट ऑफ में आपका नाम डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसीलिए हम डिटेल समझा रहे हैं आपको कि सारे कॉन्सेप्ट आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि अगर डिजिट चेंज भी हो जाता तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 170 में क्या कह रहा है, अ बुक सेलर sell 300 copies of a book at a profit of 15%. If the cost of book is 48 rupees, then find the selling price of the total books. यानी एक बुक सेलर है, उन्होंने 300 कॉपी बेच दिया, एक कॉपी का जो प्राइस है बच्चों 48 रुपीज है और वो 15% जो है प्रॉफिट कमाता है। तो बताओ टोटल प्राइस कितना होगा, यानी टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, सीपी ऑफ अ बुक, है ना, सीपी ऑफ बुक्स। तो देखो सीपी कैसे निकलेगा, 300 कॉपी इंटू 48, ठीक है, तो सीपी निकल के आ जाएगा। तो 8 से 24, 4 × 12, 14 और ये 2 0, राइट। तो ये हमारा सीपी निकल के आ गया, 14,400 आ गया, 14,400 आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना है, 15% किसका, सीपी का ही तो 15% होगा ना, सीपी का 15% हो जाएगा। इस दो इसको काट दो, राइट।
अब 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2160 आ जाएगा। यानी 144 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2160 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो देखो बच्चों सेलिंग प्राइस यानी एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ये आप चाहो तो याद कर लीजिए और लिख लीजिए। तो सीपी कितना अपने पास 14,400 और प्रॉफिट कितना लिया उन्होंने 2,160। अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 16,560 16,560 ऑप्शन में है यस सी है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 16,560 जो है ये क्या निकल के आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। इतने में वो बेचेगा तब जाके उसको इतना प्रॉफिट हुआ है 15%, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 में देखो क्या है, इफ x एंड y वेरीज इनवर्सली एंड x की वैल्यू 18 है when y की वैल्यू 8 है, फाइंड x when y की वैल्यू 16 है। तो देखो बच्चों वेरीज कर रहा है, तो वेरीज का मतलब क्या हो रहा है, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे है, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ये आपका डायरेक्ट वेरी प्रोपोर्शन है। तो x की वैल्यू पहली केस में देखो, केस फर्स्ट में कह रहा है कि आपको x की वैल्यू 18 दिया हुआ है और y की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो कितना आएगा 144, यानी k की वैल्यू कितना आ गया 144। अब केस सेकेंड में देखो क्या कह रहा है, केस सेकेंड में कह रहा है कि आपको y दे दिया हुआ है, y दिया है 16 और x आपको निकालना है। तो k की वैल्यू हमें पता है 144, तो x बराबर क्या हो गया 144 और 1 में 16, तो 16 में 44 से 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, बस 9 लिख दो। क्या ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, है ना। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो क्या आ गया आपका 9 ऑप्शन में है, यस बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन दे दो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। कोई भी एग्जामिनेशन दे दो बच्चों, या आप एनएमएस का दे रहे हो, या जवाहर नवोदय विद्यालय का दे रहे हो, या रेलवे का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, सीजीएल किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली रहता ही रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहो तो उसको वीवीआई कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चों को इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, आपको ये टाइम नहीं लगेगा बच्चों जब आप ये समझ जाओगे तो, है ना, क्योंकि मैं आपको एकदम डेप्थ में समझाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा, है ना, कि आप देखते ही इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर सॉल्व करने बैठे तो काफी लंबा प्रोसेस है, राइट। चलो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले समझिए, A and B together can do a piece of work in 12 days, यानी A और B ये दोनों मिलके क्या करता है, काम को 12 दिन में कवर कर लेता है बच्चों। अच्छा, फिर कह रहा है B और C किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ये 20 डेज में कर लेता है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं C and A कैन डू द वर्क इन 15 डेज, C और जो है A कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि A प्लस B और प्लस C कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। बस ये क्वेश्चन में क्या है कि A और B दोनों जब एक साथ काम करता है तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, B और C किसी काम को करता है तो वो 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, C और A जो है वो 15 दिन में कर लेता है। तो हमसे पूछ रहा है बताओ A B C तीनों अगर मिल जाता है तब कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा आगे आइए, अब देखो बच्चों अगर 1 डेज की मैं बात करूं, एक दिन में, ये तो क्या होगा 12 दिन में, एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, तो ABC क्या होगा, यानी सिंपल 1 डेज का मैं निकाल के चल रहा हूं, 1 डेज के लिए, है ना, 1 डेज के लिए, तो A प्लस B, है ना, फिर क्या हो गया B प्लस C, और क्या होगा बच्चों C प्लस A इक्वल C प्लस A, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/20 और 1 बाय क्या होगा बच्चों 15, ठीक है। यानी अब इसको ऐड करो तो यहां देखो 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा,
अब आप इसका एलसीएम ले लो, कितना होता है 12, 20 और 15, कितना होगा बच्चों 60 होगा क्या, करके देख लो। 12, 20 और 15 का एलसीएम ले लो, 2 से करोगे 6, 10 और 15, फिर 2 से ही कर दो तो क्या आ जाएगा ये 3, 5 और 15। अब ये 3 से हो जाएगा तो 3, 5 और 5, ठीक है। फिर 5 से कर दो तो देखो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आ गया। तो 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 4 11, है ना, 4 3 7 7 ये आपका आ रहा है 12, 12, तो 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, राइट। तो हमें क्या निकल के आ जाएगा 2a b c इक्वल्स टू 1/5, और इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो देयरफॉर a प्लस b प्लस c बराबर 1/2 इंटू 1/5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1/10। यानी हम ये कह सकते हैं कि a b और c तीनों अगर काम करेगा तो 10 डेज में कर देगा। कितने डेज में करेगा 10 डेज। ये तो एक दिन में हमने निकाला ना 1/10, तो ये a b c कितने दिन में करेगा 10 डेज में करेगा। ऑप्शन में है यस सी है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हम इन तीनों को a यानी 1 डेज का निकाल लिए और 1 डे के निकाल के बाद तीनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये हमारी कहानी बनी, इसकी हमने ये कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम तो आप अच्छे से कर लेते होंगे, है ना, तो क्या आ गया 10 डेज आ जाएगा। यानी ए बी सी तीनों मिलके अगर काम करता है ना तो 10 डेज में उसी काम को कंप्लीट कर लेगा, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 में कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागोन। देखो हेक्सागोन यानी किसी रेगुलर फिगर का डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देखो n इक्वल्स टू यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ DIA ZO, डायगोनल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों n इंटू n-3/2। ये आप फॉर्मूला याद कर लो, किसी का भी डायगोनल निकालना, किसी का भी, हेक्सागोन का निकाल लो, हेप्टागोन का निकाल लो, ऑक्टागोन का निकाल लो, ठीक है। तो देखो हेक्सागोन मतलब कितना नंबर ऑफ साइड 6 होगा। हेक्सा का मतलब क्या होगा 6 साइड जिसमें होता है उसी को तो हेक्सागोन बोलते हैं। तो यहां देखो 6 माइनस 3/2 कर दो तो 6, और ये क्या हो गया 3 अपॉन में 2, तो डिवाइड कर दो 3, तो 3 3 is 9, तो 9 डायगोनल्स हो जाएगा। ऑप्शन में है यस है बच्चों डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यानी हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं 9 डायगोनल्स होंगे, है ना, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 में देखो क्या रहा है, two adjacent angles of a parallelograms are 2x plus 25 degree and 3x minus 5 degree. The value of x की वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम का जो एंगल्स होता है ना बच्चों, आप ध्यान रखना, ये अगर मैं मान लो पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दो हमें एडजेसेंट एंगल दे रखा है, यानी ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है। एडजेसेंट एंगल तो ये हो गया ना, ये इसका एडजेसेंट ये हो गया, इसका एडजेसेंट, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें ए दे रखा है 2x प्लस 25 डिग्री और 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। अच्छा 3x 2x क्या हो गया 5x और ये हो गया आपका 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 20 तो क्या हो गया 160 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया 160 डिग्री अपॉन में क्या हो गया 5, डिवाइड कर दोगे तो 5 तिया 15 और 5 दूने 10, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 32 डिग्री है, यस बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद करना है पैरेललोग्राम का जो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स होता है ना, एडजेसेंट एंगल्स होता है, एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये आपको याद होनी चाहिए।
है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बेस पे आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आया 32 डिग्री आ गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 में देखो क्या है, द लेंथ of a rectangular field is 10 meters and its breadth is 8 meters. The perimeter of a square field is equal to the perimeter of rectangular fields. The area of a square field is that. देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ हमें पता है, ब्रेथ ही पता है, तो उसका पेरीमीटर जो है एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो हमें कह रहा है स्क्वायर का एरिया निकालना, राइट। तो देखो आपको लेंथ दिया हुआ है ना, और ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और पेरीमीटर का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो देखो 2 लेंथ हमको पता है 10 मीटर्स है, और ब्रेथ पता है 8 मीटर्स है, तो और 4 इंटू क्या हो गया, साइड आ जाएगा। तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर दो, 18 दूनी 36 है ना, 10 8 18, 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। जैसे इसको डिवाइड कर दो तो 9, यानी जो साइड है बच्चों वो कितना आ गया आपका 9 क्या होगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 9 मीटर्स। अब एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा, 81 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 81 मीटर स्क्वायर है, यस है बच्चों, आपका बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का है। तो पेरीमीटर आप किसका, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दे रखा है, तो पेरीमीटर निकाल लीजिए, इससे साइड निकल के आ जाएगा, साइड निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कर दो, साइड इंटू साइड, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 में देखो, the length of diagonals of a rhombus are इतना and इतना सेंटीमीटर्स, the area of rhombus। तो बहुत इजी है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस पता होना चाहिए। तो क्या होता है देख लो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 और डायगोनल्स इनटू क्या होता है, दूसरी डायगोनल्स होता है। तो 1/2, पहला डायगोनल कितना है 24, और दूसरा डायगोनल कितना है 10, तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 12 10 का 120, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, यस है बच्चों, तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप सॉल्व कर पाओगे। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2, डायगोनल फर्स्ट इनटू डायगोनल सेकंड्स होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 में देखो क्या रहा है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 42 सेंटीमीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर्स, द एरिया ऑफ इज इट। यानी ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालोगे। तो बच्चों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ट्रेपेजियम्स का। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो 1/2 पैरेलल साइड्स कितना है 42 प्लस 18, और हाइट कितना है बच्चों 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का ऐड कर लो, 1/2 और तो ये 8 2 10 के 0, ठीक है, 4 1 5 6 इंटू क्या हो गया 15, इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 30, तो 15 3 45 है ना, 15 30 15 3 45 45 आ जाएगा, और ये 0, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में है ना, यस, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यस, ये आ जाएगा
450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, राइट। तो ये फॉर्म देखो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे, तो इसमें आप मिनटों में सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, है ना। दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपके ट्रिक्स कब पता चलेगा, जब फॉर्मूले अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 178 में क्या है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 centimeters and the diameters of its base are 10 centimeter, the volume of cylinder। तो सिलेंडर की वॉल्यूम्स क्या होगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम सिलेंडर के लिए आपको हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर बटे 2 यानी 10 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है बच्चों, आर की वैल्यू 5 है तो 5 into 5 हो जाएगा, और आर एच की वैल्यू 14, तो इसे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो 5 से 25, 25 दूनी 50, तो क्या हो जाएगा 50 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11, ये आपका 1100 मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम है ना तो क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब 1100 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन में है, यस ए है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूले पता होना चाहिए, एच दे रखा है, डी दे रखा है, तो मैंने आर निकाल लिया, आर पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए और आप सॉल्यूशंस लेकर के आइए, है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 179 में इफ a by b plus b by a equals to 5, then the value of a square b square plus b square upon a square की वैल्यू क्या होगा, राइट। तो बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से समझिए, a by b प्लस क्या है b बटे a इक्वल्स टू क्या दिया है 5, राइट। इसकी वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर दो, है ना। यहां क्या लिख दोगे, SQUARING, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया जी, ठीक है। तो देखो इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या होता है बच्चों b, ठीक है। और 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा, तो ये b से b कैंसिल, ये a से कैंसिल, तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ये क्या होगा 23 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 23, यही वैल्यू तो कह रहा था ना निकालने के लिए। देखो ना a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर कितना आ गया 23 आ गया, तो आप इसे याद कर लीजिए। देखिए 23 है, यस है, c है, तो c इज द करेक्ट आंसर, c इज द करेक्ट आंसर। बच्चे को सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, खत्म, ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 180 में देखो बच्चों, a car travels a certain distance at a speed 40 kilometers per hour and return the same distance at the speeds of 60 kilometers per hour. What is the average speed of the car for a whole travels? देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना। देखो ना एवरेज स्पीड की अगर मैं बात कर लूं तो क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा टोटल टाइम, ठीक है, ये क्या होगा टोटल टाइम। अब आपको ध्यान रखना है ना, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो देखो जाने में डिस्टेंस और आने में डिस्टेंस, तो एक गया और एक आया, टोटल डिस्टेंस तो ये होगा एक गया और एक आया, ठीक है।
अच्छा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। टोटल स्पीड की अगर मैं बात कर लूं, ये क्या होगा डी। एक स्पीड कितना है 40 किलोमीटर और एक कितना है बच्चों, एक जो है स्पीड कितनी है 60 है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 2d अपन में क्या हो जाएगा, d कॉमन ले लो तो 1/40 प्लस क्या हो गया 1/60। तो इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर दो तो 2 into 40 into 60 अपॉन क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। 60 40 100, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या होगा 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शंस में है, यस है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कनेक्ट कर पा रहे होगे कॉन्सेप्ट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो मैथ्स के 20 क्वेश्चंस थे जो आपके सेट के पेपर में आएंगे, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और इनके जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है ना, इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से 2 या 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि क्वेश्चन अगर चेंज भी हो जाता है, वैल्यू चेंज भी हो जाता है, तो आपके आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड